वो बंदा जो है वो रो रहा था, कह रहा था सर लाइफ बहुत टफ है और मेरी गर्लफ्रेंड मुझे धोखा दे रही है और मुझे अभी पता चला है। सर ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। वो जो लाइफ टफ है ना यार, वो लाइफ टफ आप लोगों ने बनाई है। पर लेकिन नेचुरली ये जो वीडियो आप लोगों को दिख रही है ना, ये नेचर ने इनको लाइफ टफ बना के दी है। क्या इससे भी ज़्यादा आप लोगों की वो लाइफ टफ है? उस लाइफ को जिसको आप लोग बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा टफ हो चुकी है, 1 मिनट में सुधार सकते हैं। आप लोगों का माइंड कितना स्ट्रॉन्ग है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आप लोग उन चीज़ों को कैसे टैकल करते हैं। पर लेकिन ये जो लाइफ आप लोगों को वीडियो में दिख रही है ना, ये नेचुरली टफ है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि इससे भी ज़्यादा टफ आप लोगों की वो लाइफ हो गई है, तो आप लोग जो है फिर एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप लोग उन्हें कहते हैं कि चुटकियों में सुधार सकते हैं, पर सुधारना नहीं चाह रहे। पता है क्यों? क्योंकि सपने देख लिए साथ जीने मरने के। अब वो जो सपने आप लोगों ने देख लिए किसी इंसान के साथ में, वो सपने आप लोगों की खुद की ज़िंदगी में जो कुछ बनने का सपना है उससे भी ज़्यादा बड़े हो गए हैं। आप लोगों के माँ बाप ने जो मेहनत कर कर आप लोगों को इस मुकाम तक पहुँचाया है, वो उससे भी ज़्यादा बड़े सपने हैं। मतलब एक इंसान आप लोगों की ज़िंदगी में से जा रहा है, एक ऐसा इंसान जो कि आप लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। आप लोगों को तो यार वहाँ पर थैंक्स बोलना चाहिए कि वो इंसान आप लोगों की ज़िंदगी में से जा रहा है, जो इंसान कभी आप लोगों की कदर ही नहीं कर रहा था, जिसको आप लोगों की इम्पोर्टेंस ही नहीं है। एक बात यहाँ पर बोल दूँ, ये बात गांठ बांध लेना, जो रियलिटी में आप लोगों के लिए बना है ना, वो कितनी भी बुरी कंडीशन क्यों ना हो, क्या कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, वो इंसान हमेशा आप लोगों के साथ में बना रहेगा। पर एक ऐसा इंसान जो कि आप लोगों के साथ रहने के लिए बना ही नहीं था और इस तरीके से छोड़ के चला जाता है, तो उसके लिए कभी भी अपनी आंखों में एक आंसू मत लेकर आना। रोना है तो अपनी मेहनत कर कर अपना काम अचीव नहीं हुआ है उसके लिए रो। रोना है तो अपने माँ बाप के लिए रो कि वो तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहे हो और आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे, उसके लिए रो और उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो। क्योंकि ज़िंदगी में जो भी आप लोग पाना चाहते हैं ना, और जो आप लोगों को मिल रहा है, उसमें बड़ा ही प्यारा सा रिलेशन होता है। रिलेशन कैसे? अगर आप लोग जैसी एक्टिविटी आप लोगों की डेली चलती है, सुबह को किस टाइम उठते हो, फिर किस तरीके से अपने दिन को स्टार्ट करते हो, कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, वही डिसाइड करती हैं कि आप लोगों की आने वाली ज़िंदगी कैसे होने वाली है। किसी महान इंसान ने ये कहा है कि मुझे अपनी ज़िंदगी के 5 दिन दे और मैं बता दूंगा कि आने वाले 50 साल तेरे कैसे होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हर एक दिन जो है वो आप लोग की ज़िंदगी बना रहा होता है। एक एक कर जो दिन आप लोग की ज़िंदगी में से जा रहा है ना, ये चला जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि गधे के सिर पे से सींग गए, दिन चले गए, पर लेकिन आप लोगों की ज़िंदगी वहीं पर टिकी हुई है। 1 साल पहले भी ऐसा ही रेस्पॉन्स आ रहा था टेस्ट देने के बाद में, आज भी ऐसा ही रेस्पॉन्स आ रहा है टेस्ट देने के बाद में। इसका मतलब इम्प्रूवमेंट कहाँ पर है? इसका मतलब तो वहीं पे टिके हो ना, इसका मतलब चेंज करने के लिए तैयारी नहीं हो। तो जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ज़िंदगी में जो आप लोगों को मिल रहा है ना, वो आप लोगों के आज तक के जो कर्म आप लोगों ने किए हैं उनका रिजल्ट आप लोगों को मिल रहा है। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। आज से ही अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में चेंज लाना स्टार्ट कर देंगे, तो मैं लिख कर आप लोगों को देता हूँ, आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी लाइफ में चेंज आना स्टार्ट दिखने लगेगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो आप लोग अचीव करना चाहते हैं उसके लिए एक प्रॉपर प्लान बनाकर चीज़ों को स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग में दर्द होगा, बॉडी आप लोग की मना करेगी कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, फिर आप लोगों को वो चीज़ फील होने लगेगी, अच्छा फील कराने लगेगी और रिजल्ट आने लगेंगे। एक बात बोलो आप लोगों को, आज की डेट में मैं जब अपने बिस्तर पर जाता हूँ 5 से 10 सेकंड के अंदर मुझे नींद आ जाती है। मतलब पता नहीं चलता है कब में मुझे नींद आ गई, मैं बिस्तर पे पड़ा और मुझे नींद आ गई। अगर आप लोग बिस्तर पर लेट कर करवटें बदल रहे हो और आप लोगों को नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि आप लोग ज़िंदगी में सही डायरेक्शन में सही तरीके से मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। अपने शरीर को जब आप लोगों को दर्द होने लगे ना शरीर में कि हाँ यार आज कमर में दर्द हो रहा है, बैठे बैठे इतनी देर तक पढ़ दिया, रनिंग करके आ रहा हूँ तो यार आज ना एक तरीके से पैरों में दर्द हो रहा है, तो शरीर में अगर डेली आप लोगों के दर्द नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब आप लोग अपनी बॉडी को सही से यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो। आलस भर रखा है आप लोगों ने उस बॉडी के अंदर में। जब तक वो आलस नहीं निकालोगे ना, तब तक आप लोग की ज़िंदगी नहीं सुधरने वाली है। और ये आप लोगों को मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम है। और फिर आप लोगों ने सुना होगा जैसे जैसे टाइम निकलता चला जाता है माइंड पे और प्रेशर बनता है। तो इसलिए कह रहा हूँ अच्छी से चीज़ों को लेकर चलो। बाकी मोटिवेशन यार अगर आप लोगों को ढूंढना ही है तो यहाँ है मोटिवेशन आप लोगों के लिए। जब आप लोगों का सिलेक्शन होता है, आप लोगों के घर वालों का सीना जो गर्व से चौड़ा होता है, आप लोगों का घर वालों का जो सर जो है वो ऊपर उठ जाता है, ये है रियलिटी में असली जो लाइफ जिसके लिए आप लोगों को परेशान होना चाहिए। SLV फैमिली मेम्बर जिनका नाम है अर्पिता, एग्रीकल्चर ऑफिसर बनी है उड़ीसा के अंदर में, इनका सिलेक्शन हुआ है। तो देखो यार ये खुशी होती है, एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स डियर। अब लाइफ जो है वो सेटल हो जाती है तो फिर आगे आप लोग और अच्छी ज़िंदगी में टारगेट रख सकते हो। जैसे अभी यहाँ पर आप लोगों का सिलेक्शन हो गया एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए, इसके बाद में फिर आप लोग अपना UPSC के लिए टारगेट रख सकते हो, समाज में कैसे चेंज लेकर आना है उसके लिए टारगेट रख सकते हो। तो ज़िंदगी में
फुल स्टॉप कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा कोमा होना चाहिए जब लाइफ में सक्सेस की बात आए। तो उसके लिए अपने आप को परेशान करो, ना कि ऐसी चीज़ों के लिए यार जो कि क्षण भर की होती हैं, किसी और की वजह से होती हैं, उनको छोड़ दो। तो अगर किसी भी ऐसे फैमिली मेम्बर का सिलेक्शन होता है तो लिखा जरूर करो, और ये बोला करो उसके साथ में कि एक दिन जो है मेरा भी बहुत जल्दी आने वाला है कि मैं भी इसी तरीके से मैसेज करूंगा या करूंगी। और शानदार तरीके से यार आप लोगों की लाइफ जिस तरीके से यहाँ से चेंज होना स्टार्ट होगी ना, आप लोगों को अपनी लाइफ का मीनिंग समझ में आने लगेगा, है कि नहीं? बताइए जरा। इसी के साथ में आज जो है फेस्टिवल ईद, तो आप सभी लोगों को ईद मुबारक। अच्छे से लाइफ को एंजॉय करो यार, शानदार तरीके से चीज़ों को आगे लेकर चलो। और देखो ये जो देश है ना, इसमें सबसे प्यारी बात क्या है, इतना डाइवर्स देश है हमारा कि सब मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं। और ये चीज़ें हमारे संविधान निर्माताओं ने भी समझी। आप लोगों को पता होगा फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 के अंदर में, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा जो रिलीजन से रिलेटेड राइट है वो आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल कितने तक है ये आप लोगों को बताना है। देखता हूँ किस किस को पता है। ये इसीलिए दिए गए हैं ताकि एक हार्मनी के साथ में हम लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें और सब मिलजुल कर रह सकें। तो आप सभी लोगों को ईद मुबारक, और अच्छे सेलिब्रेट किया करो। इतना डाइवर्स देश है हमारा, इतने सारे कल्चरल फेस्टिवल देखने को मिलते हैं, हमको इतने टाइम मिलते हैं अपने आप को बेसिकली एक तरीके से ना खुश रखने के। बस हम लोग हैं कि पता नहीं किस चीज़ में लगे रहते हैं। तो अच्छे से एंजॉय करो और ध्यान रखो। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, देखता हूँ कौन पहचान पाता है। पहचानो कौन में यहाँ पर, इनके बारे में वीडियो के एंड तक आप लोगों को आते आते पता चल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आज है 24 अप्रैल, कैसा रहा कल का दिन अपना जरूर बताइए, और आज के दिन को कैसे लेकर आप लोग चलने वाले हो ये भी बताइए। क्या आप लोगों ने टाइम टेबल बना लिया है आज के दिन का? अगर नहीं तो बनाना जरूर, ये वीडियो खत्म होने के बाद में या फिर अभी रुक कर पहले टाइम टेबल बना लो अपना, वरना दिन कैसे जाएगा आप लोगों को पता नहीं चलता है। फिर वही सारी चीज़ें चलती हैं जो नॉर्मली चलती हैं। तो आप लोगों को चेंज तो लाना पड़ेगा, वो आप लोगों को एफर्ट डालना पड़ेगा, अपने आप चेंज नहीं आता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आज क्या दिन है? आज है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल जो है वो अर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक तरीके से हम लोग इस पृथ्वी के ऊपर इसलिए पॉसिबल हो रहा है रहना क्योंकि यहाँ पर एक इन्वायरमेंट है, और हम लोग उस इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसको प्रोटेक्ट करना। तो लोग और प्लानट सबको साथ में लेकर चलना है, तो इसलिए बोला है इन्वेस्ट इन ओवर प्लानट। आज के डेट में क्लाइमेट चेंज जो है वो यहाँ पर बड़ ही एक तरीके से बेदर्दी या बेरहमी वाले काम कर रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो दिक्कतें आने वाले टाइम में यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो उसी को लेकर यहाँ पर हम लोगों को काम करना है। तो ये जरूरी है कि इसके बारे में आप लोग ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट डे है, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कई बार, और ये थीम जो होती हैं ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कई बार तो ये थीम भी ऐसी होती है कि इनसे ऐसे तक बन जाते हैं निबंध, इस तरीके की थीम लिखी रहती है, ठीक है। तो आप लोग सोचा करो किसी भी टॉपिक के बारे में, इससे आप लोगों के माइंड की सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। कई सारे बेहतरीन आर्टिकल हैं आज। एक पॉपुलेशन वाला आर्टिकल बहुत ही शानदार है, देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या वो अच्छी है या फिर बुरी, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है। बहुत ही तसल्ली में आप लोगों से मैं वो आर्टिकल डिस्कस करूँगा जिससे कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें समझ पाएंगे। महिलाओं को किस तरीके से लेकर चलना है एग्रीकल्चर के फील्ड में, गांव में एम्पावरमेंट कैसे करना है महिलाओं का, वो डिस्कस करेंगे। बहुत ही शानदार आर्टिकल है। और एक है कि किस तरीके से इंडिया यूनाइटेड जो अरब एमिरेट से मिलकर काम कर रहे हैं, वो भी काफ़ी शानदार आर्टिकल है। बाकी क्विज और छोटी टेस्ट सीरीज वो सब तो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो एक एक पॉइंट अच्छे से एंजॉय करना और फीडबैक जरूर दे दिया करो। आर्टिकल जैसा भी लगता है आप लोग अपना प्यार दिखा सकते हैं। आप लोग लाइक या डिसलाइक कर, अच्छा लगता है तो बता दिया करो, और बुरा लगता है तो डिसलाइक कर दिया करो, और फीडबैक दिया करो कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। दोस्तों इस आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये बताना है कि वैक्सीन और मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है। मैंने कई बार आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैक्सीन और मेडिसिन। अभी हुआ क्या है बेसिकली यहाँ पर, अभी इंडिया है उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि जो बच्चों की वैक्सीन होती हैं ये यूनिसेफ के द्वारा बोला गया है। आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी कि कोविड-19 के टाइम पर जब नई नई मार्केट में वैक्सीन्स आ रही थी, बहुत सारे लोगों के मन में खौफ था कि यार ये वैक्सीन नहीं लगवानी है, क्योंकि उसके बारे में कई सारी भ्रांतियाँ चल रही थी। कोई बोल रहा था कि इसकी वजह से नपुंसकता बढ़ सकती है, कोई बोल रहा था कि 2-2.5 साल के बाद में अगर इस दवाई को लेंगे आप लोग तो लोगों की देखना कितनों की मौत होगी। बहुत सारी ऐसी पता नहीं क्या क्या मार्केट में जो है वो बातें उस टाइम पर चल रही थी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कि मार्केट में वैक्सीन तो है पर लेकिन लोगों के अंदर में खौफ है कि यार ये चीज़ सही नहीं है। तो सोचिए कितना ज़्यादा खतरनाक है कि लोग मर रहे हैं, दवाई है पर लेकिन फिर भी लोग जो हैं उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक तरीके से बहुत ही नेगेटिव चीज़ है, और ये बहुत सारी दुनिया में उस टाइम पर देखने को मिली थी। तो अभी अगर हम लोग बात करें इंडिया के अंदर में जो वैक्सीन है उसको लेकर जो चीज़ें वो अच्छी हैं, तो ये बातें निकल कर आ रही है किससे, द वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट, ये इससे बातें पता चल रही हैं यहाँ पर।
तो जो डेटा कलेक्ट किया गया यहाँ पर यूनिसेफ के द्वारा, तो आउट ऑफ 55 कंट्री, ये ओनली चाइना, इंडिया और मैक्सिको में क्या हुआ है, पॉपुलेशन के अंदर में दवाइयों को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर जो परसेप्शन है वो इंक्रीज हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ आप लोग बोल सकते हैं। वरना अगर एक बार को ये चीज़ें नेगेटिव वे में चली जाए तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये देखने को मिलती है कि चीज़ें हैं पर लेकिन फिर भी इंसान को नहीं बचा पा रहे हैं। तो लोगों का ट्रस्ट होना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर लेकिन अगर बात करें जापान, कोरिया, पपुआ न्यू गिनिया, इसी के साथ में घाना, सेनेगल, ये वो देश हैं जिनमें वैक्सीनेशन में जो कॉन्फिडेंस है इनका गिरा है नीचे। तो ये अपने ही आप में काफ़ी बड़ी बात है और इसको वैक्सीन हेजिटेंसी भी बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हेजिटेट हो रहे थे, नहीं यार वैक्सीन नहीं लेनी है। और बहुत बड़ा इसका रीज़न क्या रहता है कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मार्केट में आ गई। जैसे नहीं आप लोगों ने देखा कोविड-19 के टाइम पर कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन चल रही थी कि गाय का गोबर लगा लो, नाक में नींबू की 2 बूंद डाल लो, और पता नहीं, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं उससे मिसलीड भी हुए। तो इसकी वजह से जो वैक्सीन के ऊपर जो ट्रस्ट है वो लोगों का जो है वो बिल्कुल ख़त्म होता है और इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई ऐसी भ्रांति लोगों के अंदर में न पहुँचे, वरना दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती है। यूनिसेफ इंडिया, इसका नाम याद रखिएगा, इसने एक पर्टिकुलर रिपोर्ट रिलीज़ की। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स जो चिल्ड्रन 2023 फॉर एवरी चिल्ड्रन वैक्सीनेशन, अगर इसके बारे में पूछें तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो याद रखिएगा, द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रंस 2023, द एवरी जो चाइल्ड है उसके लिए वैक्सीनेशन की जो बात की, ये यूनिसेफ के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। और इसमें यहाँ पर बात की गई है ऐसा कुछ होना चाहिए कि एक तरीके से वैक्सीनेशन के बारे में बातें यहाँ पर बताई गई। अगर बात करें, रिपोर्ट किया गया है कि 67 मिलियन जो बच्चे हैं वो मिस आउट कर चुके हैं वैक्सीनेशन 2019 से लेकर 2021 तक का। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है यहाँ पर। तो वैक्सीनेशन कवरेज है वो डिक्रीज़ हो गया है लगभग 112 कंट्री में। तो यानी कि आज भी फ़िलहाल बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें वैक्सीनेशन रिड्यूस होता जा रहा है। और कोविड-19 के टाइम पर यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को देखने को मिली, लोग जो है घर घर जा रहे थे और कुछ लोग तो ऐसे थे जो पेड़ पर चढ़ जा रहे थे, नहीं भाई साहब दवाई नहीं लगवानी है, इसके बारे में तो बड़ी गंदी गंदी बातें सुन रखी है मैंने। तो वो वाली सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। और भी बहुत सारे वर्कर्स जो थे उनकी शॉर्टेज आप लोगों को देखने को मिली, जिसकी वजह से कई इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुँचा पाए। मतलब कई सारी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली। वैक्सीन और मेडिसिन में अगर मैं आप लोगों को डिफरेंस समझाना चाहूँ तो वैक्सीन जो होती है वो बीमारी से पहले ली जाती है। जैसे बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा कई सारे टीके लगाए जाते हैं आज की डेट में। ये जो टीके होते हैं पहले लग गया 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 5, ये 1 साल, 2 साल, 5 साल। तो ये अलग अलग बीमारियों से बचाने के लिए होते हैं ताकि उनको बीमारी ना हो जाए, तो उसके लिए वो टीके लगाए जाते हैं। ये एक तरीके से वैक्सीनेशन काम क्या करते हैं, ये करते हैं प्रिवेंशन का काम ताकि बीमारी न हो। जैसे हम लोगों ने कोविड-19 के टाइम पर मेडिसिन नहीं वैक्सीनेशन किया था, यहाँ वैक्सीन ली थी। तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए वैक्सीन काम करती है। दूसरी साइड में क्या है, ये है मेडिसिन। मेडिसिन कब काम आती है, जब हम लोग बीमार हो जाते हैं उस टाइम पर हम लोग को मेडिसिन लेनी पड़ती है कि चलो दुकान पर जाते हैं, डॉक्टर से दवाइयाँ लेकर आते हैं। तो वैक्सीनेशन काम करती है प्रिवेंशन का और मेडिसिन काम करती है ये क्योर का, यानी कि बीमारी होने के बाद में इलाज का। तो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसीलिए कहते हैं कि वैक्सीनेशन इज़ बेटर देन मेडिसिन। तो अपनी वैक्सीन ले लो, आप लोगों को मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर बोला जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर कराना। और ये जो आर्टिकल है PIB के द्वारा पब्लिश किया गया, तो इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, ठीक है। कन्फ्यूज़न हो तो डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, ओके। बाकी बताइए आप लोगों को अगर बात की जाए यहाँ पर, तो वैक्सीन लगाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे आप लोग या फिर मेडिसिन लेना प्रेफर करेंगे? क्या आप लोग प्रेफर करेंगे अगर आप लोगों से पूछा जाए तो, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर लोगों को डिफरेंस ना पता हो तो, ओके। और सोचो अगर इंटरव्यू पूछ ले आप लोगों से तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखिएगा, ओके। अच्छा, कई सारे बच्चे जो हैं जब यहाँ पर क्विज को प्रैक्टिस कर रहे हैं एप्लीकेशन के ऊपर, वो कह रहे हैं कि सर अपने मार्क्स कैसे देखें, या फिर कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर उसका एक्सप्लेनेशन कैसे देखें। आप लोग जब वो देखोगे ना उसको ध्यान से, जैसे आप लोगों ने क्विज प्रैक्टिस कर लिया मोबाइल के ऊपर, तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान से चीज़ों को कर रहे होंगे, जैसे कि आप लोग एप्लीकेशन अगर खोलकर बैठ जाओ तो मैं भी आप लोगों को बता दूंगा। जैसे आप लोगों ने एप्लीकेशन खोल लिया, ठीक है, तो उसमें जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्विज के ऊपर जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोगों को इससे टेस्ट स्टार्ट हो गया आप लोगों का, ठीक है।
तो टेस्ट जब आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसमें साइड में एक कॉर्नर में एक बटन आता है, उसको कंप्लीट करके आप लोगों की ठीक है टेस्ट कंप्लीट हो गया। तो स्टार्टिंग में आप लोगों को जब व्यू रिजल्ट कब आएगा, तो ओवर आप लोग आएगा ओवरव्यू। ओवरव्यू में आप लोगों को दे रखा होगा योर स्कोर, रैंक दे रखी होगी आप लोगों को, इसी के साथ में परसेंटाइल दे रखा होगा, करेक्ट कितने हैं, इनकरेक्ट कितने हैं, कितने अटेम्प्ट किए, और ये सारी एक्यूरेसी क्या थी। फिर इसके ओवरव्यू के बराबर में जाओगे तो आप लोगों को लिखा होगा करेक्ट। करेक्ट के पास में आप लोग जब जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे बटन रहता है, उस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को नीचे एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। फिर आएगा इनकरेक्ट, सेम उसमें यहाँ पर ऐसा रहता है अटेम्प्टेड, और टॉपर ने कितने अटेम्प्ट, टॉपर का स्कोर क्या रहा, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ये प्रॉपर आप लोग एक टेस्ट की तरीके से पूरा रहेगा, जैसे नॉर्मली जो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हो ना, वही वाली फीलिंग आप लोगों को देगा यहाँ पर। फोन से देख रहे हो, चलो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप में से कितने ऐसे SLV फैमिली मेम्बर हैं जो कहते हैं कि फ़ोन ने हमारा सबसे ज़्यादा टाइम बर्बाद किया है दिन में, और फ़ोन जो है वो आज की डेट में हमको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। और कितने ऐसे SLV फैमिली मेम्बर हैं जो ये बोलते हैं कि फ़ोन जो है वो सबसे बेस्ट डिवाइस है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दो। यानी कि किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंस जो है वो उसके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों के पास में कोई प्रोडक्ट है और शानदार तरीके से आप लोग उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो आप लोग उसको बेसिकली बहुत ही बेस्ट मानोगे, लाइफ का एक शानदार पार्ट। पर लेकिन अगर वही चीज़ आप लोगों को बर्बाद करें तो फिर उससे ज़्यादा घटिया चीज़ आप लोगों के पास में नहीं है। सेम फिलोसफी आप लोग अप्लाई कर सकते हो देश की पॉपुलेशन के ऊपर। अगर पॉपुलेशन एक एजुकेटेड पॉपुलेशन है, एक स्किल्ड पॉपुलेशन है, यानी कि जिनके पास में अच्छी शिक्षा दीक्षा है, जिनके पास में अच्छी कोई भी ऐसी स्किल है, चाहे वो बढ़ाई हो, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे लॉयर हो, चाहे टीचर हो, तो वो देश के लिए एसेट है। एसेट मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि देश का धन है वो लोग। पर लेकिन सोचो, एक ऐसे लोग जो ना तो पढ़ा लिखा है, ना ही कोई स्किल जानता है, ना ही कोई किसी भी तरीका लेबर फोर्स में कहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि वो परिवार के ऊपर भी बर्डन बनेगा आगे चलकर, और देश के ऊपर भी बर्डन है। सुनने में थोड़ा सा आप लोगों को लग सकता है ये कड़वी बात, पर लेकिन ये सत्य है। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप लोग इसको परिवार के अंदर ही ले लेते हैं, एक परिवार है, उस परिवार के अंदर आप लोग सोचो एक इंसान है, उसके 3 बेटे हैं। एक बेटा है IAS ऑफिसर, एक बेटा है वकील, और एक बेटा है डॉक्टर। सारे के सारे जो हैं अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। वो घर कैसा चलेगा? एक साइड में एक और घर है, सोचो यहाँ पर इस घर के अंदर भी 3 बेटे हैं, और तीनों के तीनों जो हैं वो एक तरीके से किसी न किसी तरीके से खेती के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब कुछ भी काम करने के लिए तैयार नहीं है, और खेती कितनी है? वो है 3 बीघे, यानी कि 3 बीघे ज़मीन में तीनों के तीनों लगे हुए हैं। तो आप लोग ये बताओ, लड़के तो 3 ही हैं। अगर बात की जाए, अगर ढंग से यूटिलाइजेशन की बात करें, तो ये 3 के 3 इतने कैपेबल हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट भी संभाल रहा है। एक तरीके से पूरे गांव में अगर ये हैं तो पूरे गांव को लेकर आगे चल सकते हैं ये। और ये 3 जो हैं ये अपनी ज़िंदगी भी आगे लेकर चल सके तो बहुत बड़ी बात है। तो किसी भी इंसान की जो स्किल है वो डिपेंड करती है कि वो परिवार को कैसे लेकर जाएगा। आप लोग देखते हैं कि कुछ घर में ऐसे लोग पैदा होते हैं जैसे APJ अब्दुल कलाम सर, तो वो कहाँ से कहाँ उठाकर ले गए, ना कि ओनली अपने घर को, अपने देश को भी। जब प्रेसिडेंट की गद्दी पर जाकर बैठे ना, नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं कि इस गद्दी पर बैठने वाले जो इंसान होता है उसकी इज्जत इसलिए होती है क्योंकि उस गद्दी की इज्जत है, ना कि इंसान की इज्जत है। पर लेकिन यहाँ पे उल्टा है, प्रेसिडेंट की जो गद्दी है उसकी इज्जत बढ़ गई जब उस पर APJ अब्दुल कलाम सर जाकर बैठे। तो ये इंसान की स्किल और इंसान की अहमियत है। उसने जिस तरीके से अपना डेडिकेशन दिया देश के लिए, वो उस इंसान की रेस्पेक्ट है। यानी कि प्रेसिडेंट पोस्ट की रेस्पेक्ट जो है वो एक अलग है, पर लेकिन APJ अब्दुल कलाम सर ने और उसकी रेस्पेक्ट बढ़ा दी, आप लोग ऐसा बोल सकते हो। तो ये क्या है? वो उस इंसान की स्किल है। तो यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कई बार ये पूछते हैं क्वेश्चन, जैसे इंटरव्यू में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी देश में जो पॉपुलेशन है वो अच्छी है या फिर बुरी है। तो सादा सादा आंसर यहाँ पर यह है कि अगर वो स्किल्ड लेबर फोर्स है तो वो अच्छी है, और अगर अनस्किल्ड लेबर फोर्स है तो फिर वो बुरी है। तो ये एक सिंपल सा आंसर हो सकता है। ये सारी कथा मैंने आप लोगों को क्यों सुनाई? इसलिए सुनाई क्योंकि अभी कई सारे आर्टिकल्स आप लोगों ने देखे होंगे कि इंडिया जो है वो चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे आगे बन गया है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री बन गया है हमारा देश। तो सबसे पहले तो बधाई हो आप लोगों को कि हम लोगों ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। दूसरा, ये बात किसके द्वारा बताई गई है? तो ये बात बताई गई है UN के द्वारा, जिसको आप लोग यूनाइटेड नेशन बोलते हो। चचा यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये बात बताई गई है। चचा यूनाइटेड नेशन के बच्चे हैं जिसका नाम है UNFPA।
क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिसको बोलते हैं स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। तो इस स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में ये बोला गया है कि इंडिया जो है वो चाइना को पीछे छोड़कर बड़ी ही रफ्तार से आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है पॉपुलेशन के मामले में। कई सारे आर्टिकल ऐसे भी छापे गए कि इंडिया के अंदर तो पॉपुलेशन है। में जो गवर्नेंस वाला टॉपिक है यूपीएससी का, उसमें आप लोग इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। डायरेक्ट रिपोर्ट वाला पोर्शन आप लोगों से प्रीलिम्स के अंदर में बड़ी आसानी से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस आर्टिकल को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, टकटकी लगाकर। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके एंड में जो क्वेश्चन पूछूंगा ना, उससे पता चलेगा कि आप लोगों ने कितने अच्छे से आर्टिकल सुना है। आंसर राइटिंग का भी क्वेश्चन दूंगा वीडियो के एंड में, पूरा ढंग से तसल्ली में डिस्कस करते हुए चलेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। यूके एक ऐसा देश है जिसने लगभग 200 साल तक हमारे ऊपर रूल किया है। आज की डेट में हमारे देश के अंदर में ट्रेन के अंदर में जो पॉपुलेशन घूमती है ना, वो लगभग 30 मिलियन के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी पर डे के हिसाब से। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, पूरी यूके की पॉपुलेशन जो है वो 67 मिलियन है। यानी कि जितनी यूके की पॉपुलेशन है उसका 1/2 तो हमारे देश के अंदर में ट्रेनों में लोग घूमते हैं। तो यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि हमारे देश की पॉपुलेशन के बारे में आप लोग इसको समझ पाओगे। एक छोटा सा आंकड़ा और मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ जिसको आप लोग और अच्छे से समझ पाओगे। ये एक एनालिसिस किया गया है कि 2017 में पॉपुलेशन कैसी है दुनिया की, और 21वीं जब सदी पूरी हो रही होगी यहाँ पर, उस टाइम पर दुनिया की पॉपुलेशन कैसी होगी। तो जो चाइना है वो ऑलरेडी पीछे जा चुके हैं। तो चाइना को आप लोग देख देंगे अपने पायदान से खिसक कर चाइना जो है ये दुनिया में तीसरे नंबर पर आ जाएगा। इसको क्रॉस करके आगे निकलेगा नाइजीरिया, और उसके सबसे ऊपर रहने वाला है हमारा देश यानी कि इंडिया। तो दुनिया, उन्हें कहते हैं, कहावत आप लोगों ने कई बार मेरे मुंह से भी सुनी होगी कि आधे में राम और आधे में गाम। तो वही वाली बात यहाँ पर है कि आधे में रहेगा अब इंडिया और आधे में रहेगी दुनिया। इस तरीके से पॉपुलेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है आने वाले टाइम में। पर फिर से वही बात है, अगर आप लोगों के पास में जो लेबर फोर्स स्किल है तो बड़ी शानदार है, पर लेकिन स्किल नहीं है तो फिर वही लेबर फोर्स जो है वो आप लोगों के गले की फांस बन जाने वाली है। पर लेकिन अच्छी बात क्या है, अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूँ जो आप लोगों को अंदर से मोटिवेट करने वाली बात होगी, अगर उसके बारे में बात करें, जितना यूथ, जितनी यंग पॉपुलेशन आज की डेट में हमारे देश के पास में है, उतना यूथ, उतनी यंग पॉपुलेशन आज की डेट में किसी भी देश के पास में नहीं है। तो ये एक तरीके से गर्व करने वाली बात आप लोग बोल सकते हैं। मैं आप लोगों को बहुत सारे आंकड़े दिखाऊंगा। ये आंकड़े डायरेक्ट आप लोगों से प्रीवियस क्वेश्चन बनते हुए नजर आ सकते हैं, और यही आंकड़े जो हैं आप लोग आंसर राइटिंग में जब इस्तेमाल करोगे तो इनका ढंग से इस्तेमाल करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे आप लोग ये देखिए यहाँ पर, अगर इंडिया और चाइना को आप लोग कंपेयर करते हैं, सबसे एक तरीके से यंग एज ग्रुप जो माना जाता है वो 10 से लेकर 24 साल के बीच का जो ग्रुप है यहाँ पर, उसको देखते हैं। हमारे देश की 1/4 पॉपुलेशन इस कैटेगरी में आती है, यानी कि 26% लोग जो हैं वो इस कैटेगरी के अंदर इंडिया के साइंटिस्ट देखने को मिलेंगे। डॉक्टर के फील्ड में चले जाओ तो आज भी रूल कर रहे हैं, पर लेकिन हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यूएन का जो प्रोजेक्शन है वर्ल्ड पॉपुलेशन को लेकर, उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर एक अलग लेवल का आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि कैसे पॉपुलेशन जो है यहाँ पर बढ़ने वाली है। खासकर इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो ये बोला जा रहा है कि 1400 करोड़ हो जाएगी यहाँ पर, कब? ये 2100 में जब हम लोग पहुँचेंगे, यानी कि दुनिया में सबसे टॉप लेवल पर हम लोग पहुँचेंगे। पर लेकिन चाइना कौन क्या बात करता है कि पॉपुलेशन मैटर नहीं करती है, टैलेंट मैटर करता है। यानी कि हमारे पास में जो पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड और वर्किंग पॉपुलेशन है। तो इसलिए बोला गया कि टैलेंट रिसोर्सेज है। नियरली 90 करोड़ जो चाइनीज़ हैं वो वर्किंग एज ग्रुप में है, जबकि 10.9 ईयर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा एजुकेशन जो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो उन्होंने ये बोला है कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो स्किल्ड लेबर फोर्स और वर्किंग पॉपुलेशन है। ऐसी पॉपुलेशन इंडिया के पास में नहीं है। क्या सीखने को मिलता है यहाँ से? अगर आज की डेट में आप लोग का थॉट, हमारे देश में सबसे खतरनाक चीज़ पता है क्या है? हम लोग आज की डेट में अगर हम लोग ये सोचें कि बस हम लोग किसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब में चले जाएं और वहाँ पर जाकर बस हम लोग 60 साल तक अपनी जॉब करके आएँ और उसके बाद में अपना रिटायरमेंट लें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें, अगर इस तरीका थॉट प्रोसेस हमारा डेवलप हो चुका है अभी से ही, तो ये समझो कि आप लोग अपने देश को नीचे की ओर लेकर आ रहे हो, गर्त में लेकर आ रहे हो आप लोग अपने देश को। अगर इस तरीका थॉट प्रोसेस आज की डेट में डेवलप हो चुका है, मतलब क्या कहने का मतलब यहाँ पर ये कि गवर्नमेंट के पास में इतनी जॉब है ही नहीं कि हर एक बच्चा जो है वो बोले कि गवर्नमेंट की जॉब जो है वो आप लोग को मिल जाएगी। आप लोग खुद देख लो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो गला काट कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के फॉर्म जब आप लोगों को देखने को मिला निकले, तो उसमें 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने जो है फॉर्म भरे हैं। ये अभी रिसेंटली आरटीआई के द्वारा यहाँ पर ये बातें पब्लिश की गई थी। और वैकेंसी कितनी है?
10 लाख फॉर्म पर टोटल मिलाकर आप लोगों को वैकेंसी जो है वो 600 से भी कम आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगाकर देखो कि किस लेवल का कंपटीशन यहाँ पर नज़र आता है। 10 लाख फॉर्म में से ओनली लगभग 600 भी नहीं है, मतलब पूरी वैकेंसी जब आप लोग देखोगे वो इससे भी कम है। तो यहाँ पर ये दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, जब यहाँ पर बात कर रहे हैं APFC की भी और AEO की भी, तो उनको मिलाकर जब आप लोग काउंट करोगे तो ये मैंने बात की, और ये तो मैं तो एक वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ। कोई भी वैकेंसी आप लोग उठाकर देख लो। SSC की अब की बार थोड़ी सी ज़्यादा पोस्ट आ गई थी, वरना नॉर्मली आप लोग देखोगे उसकी कंडीशन भी आप लोग ऐसी नज़र आएगी। कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, और ये वो एज ग्रुप है जो सबसे ताकतवर एज ग्रुप होता है। जो इस एज ग्रुप के इस टैलेंट को अगर ढंग से यूटिलाइज़ किया जाए, इस टैलेंट को, तो देश जो है वो रॉकेट की तरह आगे उड़ सकता है। पर लेकिन हमारा जो एक तरीके से माइंडसेट ऐसा कर दिया गया है, कहीं ना कहीं आप लोग बोल भी सकते हो, हमारा जो सिस्टम है उसको, एजुकेशन सिस्टम को आप लोग लेकर चलो। एक इंसान जो है वो PhD करने के बाद में वो एक पियोन की जॉब कर रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पियोन की जॉब अच्छी नहीं है, पर लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो अच्छी नहीं है, क्योंकि पियोन की जॉब तो जो है वो 10th पास या फिर 8th पास भी इंसान जो है वो कर सकता है, 6th पास भी हो वो भी कर लेगा पियोन की पोस्ट जॉब तो। पर लेकिन जब PhD वाला पियोन की जॉब में आ रहा है, इंजीनियर जो है वो पियोन की जॉब में आ रहे हैं, तो ये देश को गर्त में ले जाने वाली बात है। इसका मतलब क्या एजुकेशन हम लोग बच्चों को दे रहे हैं जो उसको पियोन की नौकरी करनी पड़ रही है PhD करने के बाद भी। तो ये सोचने वाली बात है। इसीलिए चाइना खिल्ली उड़ा रहा है हमारी। चाइना कह रहा है कि ये भी कोई पॉपुलेशन है क्या? पॉपुलेशन तो हमारी है, हमारी स्किल्ड फोर्स है, हमारी यंग पॉपुलेशन होते हुए भी हम लोग जो है हमारे पास में स्किल्ड पॉपुलेशन नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। जब ये पॉपुलेशन जो है इसका एज बढ़ेगा, और एज बढ़ने के बाद में जिसकी एज आज की डेट में 30 साल है, सोचो 30 साल बाद यहाँ पर जब हम लोग काउंट कर रहे होंगे, जिसकी एज 30 है उसकी एज 60 होगी, तो वो 60 साल की एज का बंदा होगा। अगर वो आज की डेट में कुछ कर नहीं पाता है लाइफ में ढंग से, तो वो अपने जो बेसिकली घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, और उसकी ज़िंदगी कैसे कटेगी आप लोग यहाँ पर देखो। तो एक तरीके से ये वाली कंडीशन है। पर लेकिन सोचो अगर वही इंसान जो है वो स्किल्ड है किसी भी काम में, वो और 4 लोगों को अपने नीचे लगाकर जॉब दे रहा है, तो वो एक तरीके से अपने देश को बहुत ही प्रोडक्टिव डायरेक्शन में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। पर लेकिन इसमें जनता की गलती नहीं निकाली जा सकती है। इसमें गलती जो है वो कहीं ना कहीं हमारे सरकारों की है। उन्होंने सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को उस तरीके से गाइड नहीं किया। तो बिल्कुल वही बात होगी, आप लोग मिनिमम सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हो, तो किसान तो वो खेती बेसिकली करेंगे ही जिसमें उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रहा है। अगर आप लोग उन बेसिकली खेती पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना स्टार्ट करो जो कि पानी का कम खर्च करती हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया में वही खेती उगाना स्टार्ट कर देंगे जो कि कम पानी की रिक्वायरमेंट की होगी। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंसान जो है वो क्यों खरीद रहा है? क्योंकि डीजल और पेट्रोल के प्राइस जो है वो आसमान छू रहे हैं, दुनिया में नहीं बस हमारे देश में। तो इसके चलते लोग जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। और लेकिन अगर सोचो सरकार जो है जो बाहर से खरीद कर ले रही है तेल वगैरह, ये क्रूड ऑयल, कच्चा तेल वगैरह, सेम प्राइस पर जनता को बेचना स्टार्ट कर दे, तो हमारे देश में कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं खरीदेगा। इतना सस्ता आप लोगों को डीजल और पेट्रोल देखने को मिलेगा। यानी कि सरकार की नीतियाँ डिसाइड करती हैं कि हमारा देश कैसा चलेगा, किस डायरेक्शन में बढ़ेगा। आज की डेट में इतने लोग यहाँ पर बेरोजगार घूम रहे हैं, और ये जो कंडीशन बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश की जो पॉलिसी, जो नीति रही है अब पुराने टाइम से अगर आज तक हम लोग देखेंगे, उसका ये एक जीता जागता उदाहरण आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसीलिए चाइना जो है वो हमारी खिल्ली उड़ा रहे हैं यहाँ पर। अगर पॉपुलेशन के मामले में आप लोग यहाँ पर देखोगे तो टॉप पर इंडिया है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चौथे पर इंडोनेशिया, पाँचवें पर पाकिस्तान, छठे पे नाइजीरिया, सातवें में ब्राज़ील और आठवें में है बांग्लादेश। तो ये सीक्वेंस एटलीस्ट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, जो कि आप लोगों से कई बार पूछा भी जा सकता है। अभी कुछ बेसिक बातें भी मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूँगा, जिससे कि आप लोग चीज़ों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर जब पॉपुलेशन के बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बातें कर रहा हूँ, तो इस रिपोर्ट के द्वारा कुछ बातें बताएगी। तो सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि ये जो रिपोर्ट है बस पॉपुलेशन के बारे में बातें नहीं करती है, ठीक है। ये रिपोर्ट जो है आप लोगों से हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य के बारे में बात करती है, शिक्षा के बारे में बात करती है, आप लोगों के अधिकारों के बारे में बात करती है, और कैसे अर्थव्यवस्था को आगे लेकर चलना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे लेकर बढ़ना है, उसके बारे में भी बात करती है ये रिपोर्ट। यानी कि रिपोर्ट को आप लोग बस ऐसा नहीं बोल सकती भाई कौन सी पॉपुलेशन वाली रिपोर्ट है, नहीं, ये सारी बातें भी बताती है यार, बहुत सारे आयाम के ऊपर ये अपनी नज़र डालती है, तब आप लोगों के सामने ये सारी बातें निकल कर आती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, इसकी जो इंसाइट्स है इस रिपोर्ट की, वो आप लोगों को यहाँ पर बताएगी कि पॉपुलेशन का ट्रेंड कैसा है, कैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है। जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसका चैलेंज क्या है? इसकी लेबर फोर्स नहीं है भाई साहब, ये दिक्कतें आ रही हैं, एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, हेल्थ नहीं मिल पा रही है, और लेकिन साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी भी है यहाँ पर, अगर आप लोग सही तरीके से उसका यूटिलाइजेशन लेकर चलो। तो अलग अलग रीजन और अलग अलग कंट्री के अंदर में पॉपुलेशन की क्या सिचुएशन है उसका भी एनालिसिस इसके द्वारा किया जाता है।
अभी जो इसने एनालिसिस किया उसमें हमारे देश के बारे में इसके द्वारा जो चर्चाएं की गई वो बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इंडिया के बारे में अगर बात करें, अपने देश के बारे में बात करें, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। चाइना को पीछे छोड़कर हम लोग यहाँ पर आगे निकल रहे हैं और इसमें हमारी पॉपुलेशन जो है 142 करोड़ बोलिएगा आप लोग यहाँ पर 0.86, और जो चाइना की पॉपुलेशन है 142.56, यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन 142 और यहाँ पर भी 142 है, पर यहाँ पर 86 और यहाँ पर 57 यानी कि 86 और 57 का डिफरेंस है। अभी ताजे हम लोग आगे निकले हैं। यूएस से थर्ड पोजीशन पर है, बहुत पीछे है। यूएस से अगर डबल ट्रिपल स्टार से भी दौड़ेगा ना कि हर एक जो इंसान जो है वो 10-10 बच्चे पैदा करे, तभी भी यहाँ पर पास में आके नहीं झलकेगा जल्दी से, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, ये बात आती है वर्किंग पॉपुलेशन की। 25% इंडिया की पॉपुलेशन जो एज ग्रुप में आती है वो है 0 से लेके 14 साल के बच्चे। जो 14 साल के बच्चे हैं, सोचो अगर इनको सही डायरेक्शन दे दी जाए आज की डेट में, तो हमारा देश जो है वो रॉकेट की स्पीड से आगे दौड़ेगा। ये बोलने वाली बात है यहाँ पर। इनके ऊपर हम लोग को फोकस करना है। जो 25% पॉपुलेशन है, 18% 10 से लेके 19 साल के बीच में है, 26% 10 से लेके 24 साल के बीच में है, और 68% जो है वो 15 से लेके 64 साल के बीच में है। तो ये बहुत बड़ा एज ग्रुप है। बहुत ही कम पॉपुलेशन ऐसी है जो कि बुजुर्ग कैटेगरी में आ रही है। तो ये हमारे देश का सौभाग्य बोल सकते हो आप लोग यहाँ पर कि इतना यूथ है हमारे पास में। इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो आप लोग देखकर थोड़ा सा हैरान भी होंगे। वो क्या है, यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि औसत जीवन कितना है हमारे देश के अंदर में जब कोई इंसान जीता है। इंसान जो है वहाँ पर बात करें तो ये एक सोचने वाली बात है। कई बार कहते हैं ना कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा मजाक में कि घर में जाओ तो भाई साहब बीवी जो है जीने नहीं देती है। ठीक है, अक्सर जो है दिमाग खाती रहती है। तो बीवी कहते हैं कि आगे मेरे सर पे नाचेगा जब बाहर से काम करने के लिए काम करके आता है इंसान। तो वही वाली बात है यहाँ पर। अक्सर देखो तो यहाँ पर जो मेल है उनकी जो एक्सपेक्टेंसी है वो 71 है और जो फीमेल है वो 74 है। यानी कि हमारे देश के अंदर में अगर महिला को पुरुष के साथ में कंपेयर करें तो 3 साल ज़्यादा जीती है महिला। यानी कि इंसान जो है वो 3 साल पहले लुढ़क जाता है। रीज़न क्या है? रीज़न है दुनिया भर की टेंशन लेना, मैनेजमेंट सही न करना। जबकि जो महिला है वो इन सब चीज़ों को मैनेज भी कर पाती है और उसके अंदर सहन शक्ति आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगी। और ये मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ग्लोबल लेवल पर देखो एक मेल जो है वो कम जीता है एज़ कम्पेयर टू एक फीमेल। ये वर्ल्ड का आंकड़ा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ग्लोबली देखो यहाँ पर 71 ईयर मेल जी रहा है तो 76 ईयर फीमेल जी रही है। इवन अमीर देशों के अंदर भी अगर आप लोग जाओगे ना 77 ईयर अगर मेल जी रहा है तो 83 ईयर फीमेल जी रही है। अगर लिस्ट डेवलप कंट्री में जाओगे ना जहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, 70 साल अगर मेल जी रहा है तो 74 साल फीमेल जी रही है। और बिल्कुल ही गरीब देश में भी जाओगे ना तो 63 ईयर अगर मेल जी रहा है तो 68 ईयर फीमेल जी रही है। यानी कि मेल से ज़्यादा जिंदा रहती हैं फीमेल। महिलाएं ज़्यादा सहन सकती हैं, उनके अंदर में मेल इतनी देर में फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसका पारा हाई हो जाता है।